फ्रेंड्स, आइए आज जानते हैं चैप्टर 3 संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख विशेषताएं। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। अमेरिका ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया था। इसके बाद काफ़ी देशों ने इसे अपनाया, जिनमें हमारा भारत भी शामिल है। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। आइए आगे जानते हैं प्रस्तावना में मुख्य शब्दों का उल्लेख। पहला है संप्रभुता। संप्रभु का अर्थ है भारत का ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। यानी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता के जैसी थी। 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाकर इससे यानी कि ब्रिटिश सत्ता से भारत मुक्त हो गया था। दूसरा है समाजवादी। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति शामिल है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। आइए तीसरा जानते हैं धर्मनिरपेक्ष। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, यानी कि हमारे देश में सभी धर्म प्रधान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। चौथा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित है। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें सभी नीतियों और कार्यों के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। फिफ्थ है गणतंत्र। एक लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को 2 वर्ग में बांटा जा सकता है। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राजा रानी पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में। गणतंत्र में प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारतीय संविधान में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र में 2 बातें शामिल हैं, राजनीतिक संप्रभुता और विशेष अधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। क्रमशः राजनीतिक संप्रभुता यानी कि राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में होती है और विशेष अधिकार से अर्थ है कि सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। छठा है न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए की जाती हैं।
सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। समाज में विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अनपिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। आर्थिक न्याय इसके तहत किसी व्यक्ति की संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना शामिल है और इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक व आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय कहलाता है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश करने की बात हो या सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। आइए जानते हैं 7वां पॉइंट, स्वतंत्रता। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 तक से लिया गया है। भारत के लोगों पर रोक-टोक की अनुपस्थिति तथा विकास के लिए अवसर प्रदान करना। मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारत के लोगों को प्रदान की जाती है। इनके हनन पर कानून का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर किया जाता है। 8वां पॉइंट, समता। समता समाज के किसी भी वर्ग के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने के उपबंध प्रदान करती है। संविधान में मूल अधिकार 14 से 18 तक नागरिक समता प्रदान करते हैं। व्यक्ति के मतदान में समानता, लोकसभा और विधानसभाओं में मतदान के लिए समता, समान काम के लिए सभी को समान वेतन देना आदि। नवा पॉइंट है बंधुत्व, भाईचारे की भावना। हमारा संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है, यानी कि प्रत्येक नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य हैं। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला, व्यक्ति का सम्मान। दूसरा, देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य बाधक, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद जैसी बाधाओं पर पार पाना है। प्रस्तावना को लेकर विवाद रहता है कि क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में प्रयोजनों को दर्शाता है और प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के लिए एक कुंजी है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। आगे केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना में महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। LIC 1995 मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। आइए आगे देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन। केशवानंद भारती मामले 1973 में प्रश्न उठा कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, जबकि मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत भी संशोधित नहीं किया जा सकता, यानी कि मूल जो शब्द हैं उनको नहीं हटाया जा सकता, लेकिन नए शब्दों को संशोधन करके या विचार विमर्श करके प्रस्तावना में
शामिल किया जा सकता है। अब तक प्रस्तावना को एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 नए शब्दों को जोड़ा गया है: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इन संशोधन को वैध ठहराया गया। आइए जानते हैं अंतिम पॉइंट, प्रस्तावना के लिए प्रसिद्ध वाक्य। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये कहा गया है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा। प्रस्तावना संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, ये कहा गया है के.एम. मुंशी के द्वारा। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है, कुंजी है, आभूषण है, इसके द्वारा संविधान का मूल्यवान किया जा सकता है, ये कहा गया है पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। प्रस्तावना लिखने वाले राजनीतिक बुद्धिजीवी को इन्होंने सम्मान दिया है। संविधान को इन्होंने कुंजी नोट कहा है। अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में प्रस्तावना का इन्होंने उल्लेख किया है। इनका नाम है अंग्रेजी राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट वाकर। तो ये था तीसरा चैप्टर संविधान की प्रस्तावना। अब हम आगे जानेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो कि मैं आपको अगले नोट्स में प्रदान करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सरकारी नौकरी के लिए बहुत मूल्यवान साबित होंगे। यदि आपको मेरा चैनल सही लगता है, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।